बारिश में चटपटे पकौड़े वाली। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और शांति अपने परिवार के साथ अपने छोटे से घर में बैठी दरवाजे से बाहर बारिश को देखते हुए चूल्हे पर खाना बना रही है। बहू, देख रही हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पूरी गली में पानी भर गया है। ऐसी ठंडी हवा में अगर गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े खाने को मिल जाते तो सच में मजा ही आ जाता। अरे शांति, पकौड़ों की बात मत करो, मुझे तो अपने गांव के दिन याद आ गए जब बहू कैसे चूल्हे पर तुरंत ताजा पकौड़े छान देती थी। हाँ पिताजी, पूरा मोहल्ला हमारे घर पकौड़े खाने आ जाता था। दीदी सही कह रही हैं। शहर में आकर तो ऐसा लगता है जैसे स्वाद और खुशियाँ दोनों ही किसी लॉकर में बंद हो गई हैं। हाँ, ये सब सुनकर तो मुझे भी गांव के पकौड़े खाने का मन करने लगा है। ये सब सुनकर शुभम अचानक बीते दिनों की एक मीठी सी याद में खो जाता है। गांव में अजय खेतों से ताजा सब्जियां लेकर घर में जाता है। माँ देखो, मैं खेतों से एकदम ताजा पालक, गोभी और नए आलू ले आया हूँ। अरे वाह मेरे बेटे, तू तो मेरे दिल की बात हमेशा समझ जाता है। बहू, जरा जल्दी से ये ताजा पालक और गोभी धो ले और चूल्हा सुलगाकर पकौड़े बना दे। माया जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और कढ़ाई में तेल चढ़ा देती है। वो कटोरे में कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला और नमक मिलाकर बेसन को फेंट कर तलने लगती है, जिससे कढ़ाई में जाते ही पकौड़े फूल कर सुनहरे होने लगते हैं। फिर माया पकौड़े को निकाल कर अपने ससुर को देते हुए, लीजिए पिताजी, सबसे पहले आपके लिए गोभी और पालक के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो गए हैं। संभल कर खाइएगा, अभी कढ़ाई से तुरंत निकाले हैं, बहुत गर्म है। वाह वाह बहू, सचमुच तुम्हारे हाथ में तो जादू है। पकौड़े खाते ही गांव की पूरी थकान मिट गई। बाहर बारिश हो रही और अंदर चूल्हे के पास बैठकर ऐसे स्वादिष्ट पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। पिताजी, आप कहाँ खो गए हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वही पुराने दिन याद आ रहे थे। सही कहा पिताजी आपने, वो दिन तो अब बीते जमाने की बात हो गए। काश हमारे गांव के खेतों में वो भयानक सूखा न पड़ा होता तो हमें अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में इस पराये शहर में नहीं आना पड़ता। सही कह रही है बहू, इस शहर में तो खर्चे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी मकान मालिक सर पर खड़ा रहता है तो कभी बिजली का बिल चुकाते चुकाते हाथ खाली हो जाते हैं। हाँ माँ, ऊपर से राशन का सामान भी इतना महंगा हो गया है कि रोज का खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है। गांव में कम से कम खेत की हरी सब्जियां तो मिल जाती थी, यहाँ तो हर चीज के लिए पैसे चाहिए। हाँ भैया, और इस बारिश में तो बीमार पड़ने का डर अलग रहता है। दवाई का खर्चा आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि पैसे कहाँ से लाएंगे। हम तो बस किसी तरह दिन काट रहे हैं। सब लोग सूखी रोटी और पतली दाल चुपचाप खाने लगते हैं। खाना खत्म होते ही अजय कोने में टंगे हुए फटे रेनकोट को उठाकर पहन लेता है। मुझे काम पर जाने के लिए निकलना होगा। लेकिन बेटा, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ माँ, बारिश भले ही तेज हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया तो दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी। दोनों भाई बारिश में बाहर निकल जाते हैं और सड़कों पर कीचड़ और पानी पार करते हुए वो मुश्किल से दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। सेठ जी, ये क्या, सारी गाड़ियां और मशीनें बंद क्यों पड़ी हैं? मजदूर भी यहाँ वहाँ शेड के नीचे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आज काम शुरू नहीं होगा क्या? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कितनी भयंकर बारिश हो रही है? चारों तरफ गिट्टी और सीमेंट के ढेर में पानी भर गया है। ऐसी बारिश में कंस्ट्रक्शन का क्या काम कैसे चल सकता है? लेकिन सेठ जी, अगर काम बंद रहेगा तो हमारी आज की दिहाड़ी का क्या होगा? आप हम दोनों भाइयों को साइट के अंदर का कोई दूसरा काम दे दीजिए, हम सफाई का काम भी कर लेंगे। अरे बेवकूफ, जब पूरी साइट ही बंद है तो तुझे अंदर का क्या काम दूं? अभी बारिश का मौसम ऐसा ही रहेगा, इसलिए तू कोई और काम ढूंढ ले। जरूरी है क्या तू मेरे ही भरोसे बैठा रहेगा? अरे सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। इस भयंकर बारिश के मौसम में भला हमें कहाँ नया काम मिलेगा? मेरे घर में 6 पेट पालने के लिए राशन का एक दाना तक नहीं है। सुन भाई, मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा है कि तेरे घर का राशन चलाऊं। चल यहाँ से चुपचाप जाओ, और जब बारिश रुक जाएगी और साइट चालू होगी तब तुझे बुलवा लूंगा। अजय और विजय निराश होकर भारी कदमों से भीगते हुए वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। जब वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन्हें भीगा हुआ देखकर सब चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, अजय विजय, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए और तुम दोनों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या साइट पर मालिक ने कुछ कह दिया? माँ, साइट पर भयंकर बारिश की वजह से काम पूरी तरह से बंद कर दिया है और सेठ जी ने साफ कह दिया है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक नया काम ढूंढ लो। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? अगर काम बंद हो गया तो हमारा रोज का खर्चा कैसे चलेगा? शहर में तो एक दिन भी बिना पैसों के गुजारना नामुमकिन है।
हे भगवान, काम की तलाश में गांव छोड़। अरे भाई वो किसका गाड़ी लगा है नया वाला रे? चलो ना देखते हैं किसका। अरे तो भोलवा हो का रे, गाड़ी के ले ले बैठ चल। तो बैठ गया रे। गाड़ी कैसे स्टार्ट करे? गियर कैसे चले? उड़कर यहाँ आए थे, सोचा था 2 पैसे कमाकर चैन से रहेंगे। यहाँ तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, अब वो सहारा भी छूट गया। ये सेठ लोग भी बड़े बेरहम होते हैं, गरीबों की मजबूरी जरा भी नहीं समझते। जानते हैं कि बारिश में मजदूर कहाँ जाएगा, फिर भी एक झटके में काम से निकाल देते हैं। अभी परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक बाहर के भारी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। भवानी सिंह चिल्लाते हुए सीधे कमरे के अंदर घुस आता है। अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे ओ शुभम, बाहर आओ। महीने की 7 तारीख बीत चुकी है और तुम लोग अभी तक घर में दुबक कर बैठे हो। मेरा किराया कौन देगा? अरे भवानी सिंह, जरा अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? पिछले 2 महीने से तुम लोग मोहलत ही मांग रहे हो। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। मुझे सीधा बताओ कि इस महीने का मकान का किराया कब जमा कर रहे हो? सेठ जी, सच मानिए आज ही हमारा कंस्ट्रक्शन साइट का काम बंद हो गया है। बारिश रुकते ही मैं कोई नया काम ढूंढ लूंगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। देखो भाई, मैं सिर्फ 1 हफ्ते का आखिरी मोहलत दे रहा हूँ। अगर 7 दिन के अंदर किराया नहीं मिला तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बाहर निकल जाना। अरे भवानी सिंह जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। इस भयंकर बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। मैंने जो कह दिया था कह दिया। 7 दिन मतलब 7 दिन। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं एक मकान किसी के ऐसे किराएदार को दे दूंगा जो समय पर किराया दे सके। भवानी सिंह पैर पटकता हुआ बाहर निकल जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब क्या हो गया? सिर छुपाने की छत भी छिनने वाली है। ऐसी बैठे बैठे शाम हो जाती है। तब शांति अपनी बहू से, बहू जा रसोई में देख, जो कुछ भी थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ है वही पका ले ताकि सब खाना खा सके। जी माँ जी, डिब्बे में थोड़ा सा आटा और आधी कटोरी दाल बची हुई है। मैं अभी जाकर जल्दी से दाल और रोटी बना देती हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। माया कोने में चूल्हे की तरफ जाती है और डिब्बों को खंगालने लगती है। तभी बाहर गली से एक पकौड़े बेचने वाले ठेले वाले की तेज आवाज सुनाई देती है। गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। देखो, बाहर पकौड़े वाला आवाज लगा रहा है। इस बारिश के मौसम में किस्मत भी कैसा मजाक करती है। दिल तरस रहा है और जेब में पैसे नहीं है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मेरे पास सब्जियों के लिए बचा कर रखे हुए 10 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ है। आपका इतना मन हो रहा है तो मैं पकौड़े ले आती हूँ। हाँ भाभी, जरा जल्दी जाइए, कम से कम माँ का मन तो बहल जाएगा। वैसे भी इतने दिनों से हम सब ने कुछ चटपटा नहीं खाया है। माया अपना फटा हुआ छाता लेकर बाहर गली में निकलती है और पकौड़े के ठेले पर जाती है, जहाँ काफी सारे लोग पकौड़े खरीद रहे थे। तभी वहाँ एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और उसमें से कल्पना अपना छाता लेकर उतरती है। इधर माया पकौड़े वाले से, भैया जरा मुझे 10 रुपए के आलू और प्याज के पकौड़े दे दो। क्या 10 रुपए के पकौड़े? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? 10 रुपए में तो आजकल पकौड़े तलने का तेल भी नहीं आता। भाग यहाँ से। अच्छा ठीक है भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर 10 रुपए में नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। अरे भैया, इन गरीबों का भी अजीब ही नाटक रहता है। जेब में खाना खाने का तो पैसा होता नहीं, पकौड़े जैसी चीजें खाने चले आते हैं। मेम साहब, मैंने तो सिर्फ सीधे सीधे तरीके से पूछा था, इसमें किसी का मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात हो गई? मुंह मत चला लड़की। लाओ भैया, जरा मुझे 200 रुपए के गर्मा गर्म पकौड़े बढ़िया से पैक कर दो। माया नीची नजरें किए चुपचाप बारिश में भीगती हुई घर वापस लौट जाती है। उसके खाली हाथ देखकर घर के सब लोग समझ जाते हैं कि बाहर क्या हुआ होगा। क्या हुआ भाभी, ठेले वाले ने पकौड़े नहीं दिए क्या? अरे चलो अच्छा ही हुआ ना भाभी, कम से कम हमारे 10 रुपए तो बच गए। अब इससे हम कल की सब्जी ले आएंगे। कीर्ति सबको हंसाने की कोशिश करते करते खुद का दर्द नहीं छिपा पाती। उसकी हंसी अचानक सिसकियों में बदल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहन, तू रो मत, मैं तेरा दर्द अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हमारी लाचारी है कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि हम पकौड़े भी खरीद कर नहीं खा सकते। रो मत कीर्ति, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई कल सुबह ही काम की तलाश में दोबारा निकलेंगे।
दोनों भाइयों की इस बात से सभी को तसल्ली मिलती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और अगली सुबह बारिश थोड़ी थमती है तो अजय और विजय काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो शहर की अलग अलग गलियों, दुकानों और कारखानों के चक्कर काटते हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिलती है। भैया, क्या आपकी इस कपड़े की दुकान में कोई पल्लेदारी या सफाई का काम मिल सकता है? हम दोनों बहुत मेहनती हैं, जो भी काम दोगे उसे कर लेंगे। अरे भाई नहीं नहीं, यहाँ कोई काम खाली नहीं है। बारिश की वजह से वैसे ही ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ो और कहीं और देखो। शाम ढलने तक अजय और विजय शहर की दुकानों के चक्कर काट काट कर थक हार कर वापस घर लौटते हैं। उनके खाली हाथ देखकर माया समझ जाती है कि आज भी कुछ काम नहीं मिला। आप दोनों बहुत थक गए हैं, पानी पीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद माया सभी लोगों से, जब तक आपको बाहर कोई सही काम नहीं मिल जाता तब तक मैं घर में नहीं बैठ सकती। मैंने सोच लिया है कि मैं भी कल से काम ढूंढने निकलूंगी। नहीं माया, तुम बाहर जाकर लोगों के ताने क्यों सुनोगी? ये मेरी और विजय की जिम्मेदारी है कि हम परिवार का पेट भरें। नहीं, जब दुख पूरे परिवार पर आया है तो लड़ाई भी हम सबको मिलकर लड़नी होगी। ऐसी परेशानी में आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन माया काम मांगने निकलती है। कई दरवाजे खटखटाने के बाद वो इत्तेफाक से कल्पना के आलीशान बंगले के बाहर पहुंच जाती है। अरे तू तो वही है ना जो उस दिन 10 रुपए के पकौड़े मांग रही थी। यहाँ क्या करने आई है? भीख मांगने आई है क्या? नहीं मेम साहब, मैं भीख मांगने नहीं आई। अगर आपके घर में झाड़ू पोछा, बर्तन या सफाई का कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं ईमानदारी से काम करूंगी। अच्छा, तो तुझे काम करना है, ठीक है। झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का पूरा काम आता है ना तुझे? जी मेम साहब, मुझे घर का सारा काम आता है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, काम पर लग जा, लेकिन याद रखना काम में जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब माया कल्पना के घर काम पर लग जाती है। वो माया के घर झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा लगाती है और फिर किचन साफ करती है। तभी कल्पना किचन में आकर माया, गाइस, हम लोग मोदी के ऊपर बहुत गंदा गंदा वीडियो बना दिए हैं, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं। ऐसा वीडियो नहीं बनेगा, ऐसा वीडियो नहीं बनेगा गाइस। ये माथा चोद छिनेड़ा। ओ लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी मेरी सहेलियां आने वाली हैं। पूरा घर चमचमाता हुआ दिखना चाहिए। जी मेम साहब, मैं बस पोछा लगा ही रही हूँ, रसोई का पूरा काम निपटा दिया है, आप बेफिक्र रहिए। कल्पना वहां से चली जाती है और माया सफाई में वापस लग जाती है। थोड़ी देर में कल्पना की 2 अमीर सहेलियां आती हैं। कल्पना अपनी सहेलियों के साथ हॉल के सोफे पर बैठी बातें करते हुए, अरे कल्पना, बाहर तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया। ऐसी झमाझम बारिश में तुम्हारे घर में बैठकर चाय पीने का अलग ही मजा आएगा। हाँ सीता, मौसम तो सच में बहुत बढ़िया है। उसी समय माया काम खत्म करके हॉल में आती है। माया को देखकर कल्पना माया से, ओ लड़की, जल्दी से रसोई में जाओ और हम सबके लिए गरम चाय और पकौड़े बना कर ला। जी मेम साहब, मैं अभी कढ़ाई में तेल चढ़ाती हूँ और 10 मिनट में पकौड़े लेकर आती हूँ। माया जल्दी से रसोई में जाती है। वो बेसन में कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और मसाले मिलाकर पीटती है और कढ़ाई में पकौड़े तलकर हॉल में लाती है। लीजिए मेम साहब, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तैयार है। दोनों सहेलियां पकौड़े खाते हुए माया से, वाह कल्पना, तेरी घर की पकौड़ी तो सच में बहुत ही लाजवाब बने। इतनी कुरकुरे और स्वादिष्ट नाश्ता तो मैंने कहीं नहीं खाया। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो इसे घर में काम कौन देगा। तभी बातचीत के दौरान गीता के हाथ से एक पकौड़ा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। माया तुरंत आगे बढ़कर गिरा हुआ पकौड़ा उठाने लगती है। सुन लड़की, ये पकौड़ा उठाकर तू कहाँ ले जा रही है? रसोई में ले जाकर खाने की सोच रही है क्या? नहीं मेम साहब, जमीन पर गिर गया है तो मैं इसे अलग उठाकर रख ही रही थी ताकि कालीन गंदा ना हो। फेंक क्यों रही है? उठाकर खुद ही खा लेना। वैसे भी तेरे घर में तो पकौड़े बनते नहीं होंगे, तू तो तरसती होगी ऐसे स्वाद के लिए। सही कह रही है कल्पना, इनके नसीब में ऐसा खाना कहाँ। जमीन पर गिरा है तो क्या हुआ, इनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। माया का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो गिरा हुआ पकौड़ा उठाकर कोने में रखती है और आंसू पोंछते हुए मन ही मन, हे भगवान, गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है क्या कि लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं। लेकिन मुझे सहन करना होगा, वरना घर में राशन कहाँ से आएगा। यही सोचकर माया अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। शाम को जब काम खत्म होता है तो माया हिम्मत जुटाकर कल्पना के पास जाती है। मेम साहब, आज का पूरा काम हो गया है। अगर आप मुझे आज के काम के थोड़े से पैसे दे देती तो मैं राशन ले जाती। क्या अभी के पैसे? तुझे काम पर आए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और तू पैसे मांगने लगी। हफ्ता पूरा होगा तभी पैसे मिलेंगे। मेम साहब, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, इसीलिए आपसे मांग रही हूँ। चुप कर, मुझे अपनी कहानियां मत सुना। हफ्ता पूरा होगा तभी पैसे मिलेंगे, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। माया रोती हुई बाहर निकलती और भीगती हुई लाला सेठ की किराने की दुकान पर पहुँचती है। लाला जी, मुझे थोड़ा सा दाल और चावल उधार दे दीजिए। मैं बड़े बंगले में काम पर लग गई हूँ, हफ्ता पूरा होते ही पैसे चुका दूंगी। अरे माया, तुम जैसे गरीबों का क्या भरोसा। हाँ, मेरा पिछला हिसाब भी तो अभी तक चुकता नहीं हुआ है।
लाला जी भगवान के लिए मना मत कीजिए, घर में सब भूखे हैं। मैं कसम खाती हूँ कि पैसे लौटा दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लो ये थोड़ा सा चावल और दाल ले जा, लेकिन हफ्ता होते ही पैसे लेकर आना। लाला सेठ पुराना घुन लगा हुआ चावल और दाल निकालकर माया को देता है। माया उसे उठाकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर जब माया थैली खोलती है तो उसमें घुन तैरते हुए दिखाई देते हैं। शांति और बाकी सब लोग थैली देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे बहू, ये कैसा राशन लाई है? इसमें तो चारों तरफ घुन और कीड़े तैर रहे हैं। माँ जी, लाला सेठ ने उधार में यही सामान दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी थाली में रखकर एक एक घुन साफ कर देती हूँ। भाभी, आप कितनी मेहनत करती है हमारे लिए, ताने भी सुनती हैं और फिर घर आकर ये सब साफ भी करती हैं। काश मैं कोई बड़ा काम कर पाता तो आज भाभी को इस तरह सड़ा हुआ राशन साफ नहीं करना पड़ता। माया चावल और दाल को धोकर चूल्हे पर खिचड़ी पकने के लिए चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बन जाती है और माया सभी को वो खिचड़ी परोस देती है। सब लोग वही खिचड़ी खाकर अपना पेट भरते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह बाहर बारिश और भी तेज हो जाती है। दोनों भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। तब माया फटा छाता उठाते हुए अपनी सास से, ठीक है माँ जी, अब मैं भी काम पर निकलती हूँ। माया भी बारिश में काम पर निकल जाती है। हवा के थपेड़ों से माया का फटा छाता उल्टा हो जाता है और उसके कपड़ों में कीचड़ लग जाता है। भीगे हुए कपड़ों और कीचड़ सने पैरों के साथ माया कल्पना के घर में जाती है। फर्श पर निशान बन जाते हैं। अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? पूरा फर्श कीचड़ से सान दिया है तूने। मेम साहब, बाहर गली में बहुत पानी भरा हुआ है, मैं अभी कपड़े से पूरा फर्श पोंछ देती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। पोंछा बाद में लगाना, पहले जाकर रसोई में गर्मा गर्म पकौड़े बना। माया जल्दी से रसोई में जाकर बेसन घोलकर पकौड़े तलती है और प्लेट में सजाकर कल्पना के सामने लाती है। रख यहाँ और अब झुक कर पूरा फर्श चमका। वैसे पकौड़ों को ऐसे टकटकी लगाकर क्या देख रही है? नियत खराब हो रही है क्या तेरी? तभी कमरे से कल्पना के पति अशोक बाहर निकलते हैं और ये सुनकर कल्पना को समझाते हुए, अरे कल्पना, ये तुम क्या कर रही हो? एक गरीब काम करने वाली के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? तुम बीच में मत बोलो, मुझे मत सिखाओ कि नौकरानियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हर बात में किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। वो बेचारी सुबह से काम कर रही है। क्यों? तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इससे? कहीं तुम्हारी नियत तो खराब नहीं हो रही है इस पर? कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम कल्पना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमसे बात करना ही बेकार है। अशोक गुस्से में बाहर निकल जाता है और फिर कल्पना माया पर चिल्लाती है और माया चुपचाप पोंछा लगाने में जुट जाती है। ऐसी समय बीतता है और एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन माया रसोई में शेल्फ के डिब्बों को सफाई कर रही होती है। पास ही बेसन का डिब्बा रखा होता है। अरे ओ चोर, तू ये बेसन का डिब्बा खोलकर क्या करिए? जरूर बेसन को चुराकर अपने घर ले जाना चाह रही होगी ताकि पकौड़े बनाकर खा सके। नहीं मेम साहब, मैं चोरी क्यों करूंगी? मैं तो बस ऊपर जमे हुए जाले और धूल साफ कर रही थी। मुझे सब पता है, तुम जैसे गरीबों पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। मेम साहब, बहुत हो गया, आप मेरी बार बार बेइज्जती मत कीजिए। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, मेरी भी अपनी खुददारी है। क्या कहा? तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? चल निकल यहाँ से अभी के अभी। मुझे तेरे जैसी नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेम साहब, मैं खुद अब यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। हफ्ते भर का जो मेरा हक बनता है वो पैसे दे दीजिए। कल्पना अपने बैग से पैसे निकालकर माया के हाथ में थमाते हुए, ले पकड़ अपने पैसे और दोबारा इस तरफ अपनी शक्ल मत दिखाना। माया पैसे लेती है और रोती हुई बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब मैं घर जाकर अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी? सब आस लगाए बैठे होंगे। माया रास्ते में रुककर अपने आंसू पोंछती है और अपने आप से, दुखी तो वो बाद में होंगे, पहले मैं आज अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी। आज मैं अपने हाथों से सबको पेट भरकर गर्मा गर्म पकौड़े खिलाऊंगी। माया लाला सेठ की दुकान पर पहुंचती है और पैसे काउंटर पर रख देती है। लाला जी, इसमें से अपने पिछले उधार के पैसे काट लीजिए और बचे हुए पैसों का मुझे बेसन दे दीजिए। अरे माया, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? हाँ लाला जी, आज मैं अपने पूरे परिवार को अपने हाथ के बने गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने वाली हूँ। लाला सेठ उसे सामान दे देता है और रास्ते में सब्जी वाले से हरा धनिया मिर्च लेकर घर आती है। माँ जी देखिए मैं क्या लाई हूँ, आज बारिश का मौसम है तो मैं आप सबके लिए बहुत सारे पकौड़े बनाऊंगी। अरे वाह, सचमुच तू पकौड़े बनाएगी? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा मौसी बारिश से बचती हुई घर के अंदर आती हैं। उनके हाथ में बैंगन और आलू हैं। अरे शांति, मेरे घर में सब्जियां थोड़ी ज्यादा आ गई थी, इसीलिए तेरे लिए बैंगन और आलू ले आई। आइए सुमित्रा मौसी, अच्छा हुआ आप भी आ गई। इन बैंगन और आलूओं के भी बढ़िया पकौड़े बना देती हूँ। माया बेसन में मसाले पिलाकर फेंटती है। सुमित्रा मौसी पास बैठकर उसे ध्यान से देखती है। अरे बहू, तू बेसन को इतना क्यों फेंट रही है? मौसी जी, बेसन को जितना ज्यादा फेंटा जाए पकौड़े उतने ही ज्यादा फूलते हैं और नरम बनते हैं। माया कढ़ाई में
पकौड़े छानने लगती है। वो कढ़ाई से निकालकर सबको गर्मा गर्म पकौड़े परोसती है। अरे वाह बहू वाह, सचमुच स्वाद आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में बैठकर पकौड़े खा रहे हैं। सच में पापा, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो शहर के बड़े से बड़े हलवाई भी नहीं बना सकते। सभी लोग पकौड़े खाते हैं। तब सुमित्रा पकौड़े खाते हुए शांति से, अरे शांति, तेरी बहू के हाथ में तो सचमुच जादू है, इतने अच्छे पकौड़े बनाती है। तभी माया की आंखें झुक जाती हैं और वो उदास होते हुए, मौसी जी, मेरी तो आज नौकरी भी छूट गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा। क्या, तेरी नौकरी भी छूट गई? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे तुम लोग उदास क्यों होते हो? मैं तो कहती हूँ बहू, तुम पकौड़े बनाकर बेचने का काम शुरू करो, तुम्हारे पकौड़े बहुत बिकेंगे। मौसी जी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? दुकान की शुरुआती सामान और ठेले के किराए के पैसे मैं दूंगी। मौसी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम कल से ही पकौड़े बेचने का काम शुरू करेंगे। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुमित्रा मौसी पैसे लेकर अजय और माया बाजार जाते हैं। वो सब्जी बेसन खरीदते हैं और किराए पर ठेला भी तय करते हैं। फिर वापस आते समय अजय माया से, माया, हमने सारा सामान ले लिया है और ठेला भी किराए पर मिल गया है, अब बस हमें दुकान लगानी है। वो लोग घर आते हैं और पूरा परिवार मिलकर पकौड़े बनाने में मदद करता है। उसके बाद अजय और विजय दोनों भाई काम की तलाश में चले जाते हैं और माया ठेला लेकर सड़क के किनारे पहुंचती है। काफी देर तक कोई भी कस्टमर नहीं आता। हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से ये पकौड़े का ठेला लगाया है, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। माया अपने ठेले पर तिरपाल लगा देती है और खुद भी छाता लेकर खड़ी हो जाती है। और ढके हुए ठेले को देखकर माया, अगर ठेला इस बारिश के कारण तिरपाल से ढका रहा तो कौन ग्राहक मेरे पास आकर पकौड़े खाएगा? तभी रास्ते से गुजरता हुआ एक राहगीर उसके ठेले के पास आकर रुकता है। अरे बहन जी, यहाँ खुले आसमान के नीचे क्यों परेशान हो रही हो? सब लोग तो आगे बने हॉकर जोन में खड़े हुए हैं। हॉकर जोन? भैया, मुझे नहीं पता कि वो हॉकर जोन कहाँ है। यहाँ से 2 गली आगे जाओ, वहाँ सरकार ने एक बड़ा शेल्टर बनाया है। ऊपर टीन का शेड लगा है, वहाँ पानी गिरता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं अभी अपना ठेला लेकर वहीं जाती हूँ। माया ठेले को ढकेलते हुए आगे ले जाती है। उसे वो हॉकर जोन दिखाई देता है, जहाँ शेड के नीचे कई ठेले लगे हुए हैं और सूखी जगह पर लोग अलग अलग चीजें आराम से खा रहे हैं। वाह, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है, मैं भी अपना ठेला यहाँ लगा लेती हूँ। अब माया भी उस हॉकर जोन के अंदर सभी ठेले वालों के साथ खड़ी हो जाती है और फिर वो अपना चूल्हा सुलगाती है और फेंटे हुए बेसन को निकालकर माया कढ़ाई में पकौड़े तलती है तो तेल की छन छन आवाज के साथ पूरे हॉकर जोन में सौंधी खुशबू फैलने लगती है। अरे भाई, ये कहाँ से इतनी खुशबू जबरदस्त आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। ग्राहक माया के ठेले पर आकर, अरे जरा हमें भी 50 रुपए के मिक्स पकौड़े और हरी चटनी देना। जी भैया, बस 2 मिनट रुकिए, कढ़ाई से गरम गरम पकौड़े निकाल कर देती हूँ। माया प्लेट में सजाकर पकौड़े ग्राहकों को देती है। पकौड़ा खाते ही ग्राहक खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या स्वाद है! सचमुच ऐसे स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने पूरे शहर में कहीं नहीं खाए। अरे 50 रुपए के पकौड़े और पैक कर दो भाई। भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तभी कुछ और ग्राहक भी वहां आ जाते हैं और माया सभी को पकौड़े तलकर देने लगती है। शाम को अचानक 2 हट्टे कट्टे आदमी हाथ में रसीद बुक लिए अंदर आते हैं और माया के ठेले के पास पहुंचते हैं। अरे ओ नहीं ठेले वाली, चलो निकालो आज की पर्ची के 100 रुपए। जी साहब, ये लीजिए 100 रुपए। आज ही मैंने नया काम शुरू किया है। 100 रुपए तो रोज का किराया है, लेकिन यहाँ नया ठेला लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 1 लाख रुपए की पगड़ी जमा करनी पड़ती है। 1 लाख रुपए? साहब जी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये सही कह रहे हैं, यहाँ दुकान लगाने के लिए 1 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो अभी अपना ठेला यहाँ से हटाओ और बाहर जाओ। साहब जी, हम पर थोड़ा रहम कीजिए, हमें आज दुकान लगाने दीजिए। नहीं मतलब नहीं, चलो निकलो यहाँ से। माया बेबस होकर अपने ठेले के शेड के बाहर तेज बारिश में ले आती है। कढ़ाई ठंडी होने लगती है। झमाझम बारिश में कोई भी बाहर पकौड़े खाने नहीं आता। शाम को माया घर आती है तो देखती है कि अजय और विजय मुंह लटका कर बैठे हैं। माया को देखकर अजय, माया, आज भी हम दोनों भाइयों को कोई काम नहीं मिला, लेकिन चलो तुम्हारे पकौड़े तो अच्छे बिके ना। माया अपने पूरे परिवार को सारी बातें बता देती है। अरे कोई बात नहीं बहू, तो हिम्मत रख। भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल तेरे पकौड़े जरूर बिकेंगे। पिताजी, मैं इस बचे हुए बेसन के घोल से थोड़े पकौड़े बना लेती हूँ। आज हम सब पकौड़े और रोटी खा लेते हैं। माया बचे हुए बेसन के घोल से पकौड़े बनाती है और सभी लोग पकौड़े और रोटी खाकर सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी थम जाती है। अजय और विजय फिर से काम की तलाश में निकल जाते हैं और माया भी अपना ठेला लेकर फिर से सड़क के किनारे आ जाती है। आज बारिश रुकी हुई थी, इसीलिए माया जल्दी जल्दी चूल्हा जलाकर गरम गरम पकौड़े छानती है। पकौड़े की खुशबू सूंघकर उसके ठेले पर कस्टमर की भीड़ लग जाती है। माया जल्दी जल्दी पकौड़े तलकर सभी कस्टमर को देने लगती है। 50 रुपए के आलू के पकौड़े देना। जी अभी देती हूँ। तभी अचानक काले बादल घिर जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। हवा से ठेले पर बंधा हुआ शेड उड़ जाता है। हे भगवान, शेड भी उड़ गया और पानी भी ठेले में टपक रहा है, ऐसे तो पकौड़े खराब हो जाएंगे। माया जल्दी से चूल्हा बुझाती है और बारिश की वजह से सभी ग्राहक माया के ठेले से चले जाते हैं। सारा सामान भीगकर बर्बाद हो जाता है। बेचारी माया दुखी होकर कमाए हुए कुछ पैसों से थोड़ा राशन खरीदती है और अपने घर आ जाती है। सभी लोग माया के मुंह से बातें सुनकर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को जब माया घर आती है तो बेटा माया, आज शाम को सुमित्रा ने हमें अपने पोते के जन्मदिन पर बुलाया है, सब लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार होने के लिए अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हैं। माया देखती है कि सारे कपड़े पानी की वजह से गीले हो चुके हैं और उनमें से दुर्गंध आ रही है। इन सारे कपड़ों से तो दुर्गंध आ रही है और ये गीले भी हो चुके हैं। हाँ बेटा, हम गरीबों का तो यही रोना है। संभाल कर ये कपड़े कहीं आने जाने के लिए रखे थे, वो भी सीलन से खराब हो गए। कोई बात नहीं, अब इन्हें ही पहन कर जाना पड़ेगा। अब पूरा परिवार उन्हीं कपड़ों को पहनकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में कल्पना उन लोगों को इस तरह के बदबूदार कपड़े पहने देखकर मजाक उड़ाते हुए, देख रही हो बहनों, ये गरीब अपने बदबूदार कपड़ों को पहनकर यहाँ आ गए, इन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसे कपड़े पहनकर आते हुए। सही कहा कल्पना, वैसे ये गरीब पकौड़ी और अच्छा खाना खाने यहाँ आए होंगे। मेम साहब जरा तमीज से बात कीजिए, हमारी तो खुद की पकौड़ों की दुकान है। पकौड़ों की दुकान इस झमाझम बारिश में? जाओ जाओ खा लो जितना खाना है। कल्पना के ताने सुनकर पूरा परिवार बिना कुछ खाए हॉल से बाहर निकल आता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन आसमान साफ रहता है। अजय और माया सड़क किनारे ठेला लगाते हैं। पकौड़ों की महक से भीड़ जुट जाती है। माया, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे पकौड़े। हाँ, आज बिना बारिश के ग्राहक आराम से खा रहे हैं। तभी सामने से कार आकर रुकती है। कार से कल्पना और अशोक बाहर देखते हैं। अरे वाह भाई कल्पना, जरा सूंघो तो कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है पकौड़ों की। चलो चलकर खाते हैं। क्या उस ठेले से? अरे अशोक, वही मेरी पुरानी नौकरानी माया है, मैं उसके हाथ के पकौड़े नहीं खाऊंगी। कल्पना, स्वाद अच्छा है तो खाने में क्या बुराई है। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है, तुम कार में बैठो, मैं जाकर पकौड़े खा कर आता हूँ। अशोक पकौड़े खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कल्पना भी उसके पीछे उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही होती है। कल्पना का ध्यान उस गाड़ी पर नहीं आता। उधर माया कल्पना और सामने से आ रही गाड़ी को देखकर जोर से चिल्लाती है, मेम साहब देखिए, सामने से गाड़ी आ रही है, हटिए। माया दौड़ती हुई कल्पना को धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा देती है। ट्रक पास से गुजर जाता है। माया सड़क पर गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, पर कल्पना बच जाती है। अशोक दौड़कर कल्पना को उठाते हुए, भगवान का शुक्र है कल्पना, तुम ठीक तो हो ना। अरे आज अगर ये लड़की ना होती तो अनर्थ हो जाता। माया, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मेम साहब, एक इंसान होने के नाते किसी की जान बचाना मेरा फर्ज था। आप ठीक हैं, बस यही बहुत है। माया, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पर घमंड चढ़ा हुआ था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बातें करने के बाद कल्पना और अशोक वहां से चले जाते हैं। माया और अजय भी थोड़ी देर बाद अपने घर चले आते हैं। अगले दिन भी जबरदस्त बारिश हो रही थी। अजय और माया अपने फटे शेड के नीचे भीग रहे थे। तभी एक आदमी कागजात लेकर आता है। ये लीजिए, ये आपके हॉकर जोन के पक्के स्टॉल के कागजात हैं। कागजात? लेकिन हमने तो 1 लाख रुपए की पगड़ी जमा ही नहीं की। आपकी 1 लाख रुपए की पूरी फीस जमा कर दी गई है, अब आप शेड के नीचे दुकान लगा सकते हैं। तभी सामने से कल्पना और अशोक मुस्कुराते हुए आते हैं। माया, ये पैसे मैंने जमा किए हैं, तुमने मेरी जान जो बचाई उसके आगे ये 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हाँ माया, अब तुम्हें बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है। शेड के नीचे अपनी दुकान सजाओ। और अब जल्दी से शेड के नीचे चलकर हम सबको अपने हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खिलाओ। जी मेम साहब, आप सब चलिए, मैं अभी कढ़ाई चढ़ाकर गर्मा गर्म पकौड़े छानती हूँ। अजय और माया खुशी खुशी अपना ठेला सरकारी लॉकर जोन के शेड के नीचे लगाते हैं। मूसलाधार बारिश बाहर गिर रही है, लेकिन शेड के नीचे सब हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा ले रहे हैं।